हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? बढ़िया हो? चलो जी, आते हैं अपन अपने टॉपिक पे। कल अपन बात कर रहे थे थेवेनिन थ्योरम की। थेवेनिन थ्योरम के अंदर अपन ने यहाँ तक कुछ इक्वेशंस निकाल ली थी। देखो कहाँ तक निकाली थी भाई इक्वेशंस। इक्वेशन 1 निकाल ली थी अपन ने, है ना। ये फिर इक्वेशन 1 नहीं निकाली थी, यहाँ पर IS की वैल्यू निकाली थी अपन ने। देखो अब अपन बात करते हैं, चलो कि कैसे निकाली थी, है ना। स्टार्टिंग करते हैं अपन। देखो अब मेरे को ये वाला फर्स्ट लूप है मान लो, ठीक है। अब मुझे फर्स्ट लूप के अंदर क्या चाहिए? कुल प्रतिबाधा निकालनी है। क्या निकालनी है? कुल प्रतिबाधा निकालनी है। तो ये देखो Z2 और ZR दोनों क्या है? श्रेणी क्रम में है, और इसके समांतर क्रम में कौन है? Z3 है कि नहीं है? तो चलो अपन कैसे निकालते हैं प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरे को क्या चाहिए? R1 और R2 चाहिए। R1 तो ये वाली वैल्यू है और R2 कौन सी है? ये वाली है। पर देखो इसके श्रेणी क्रम में एक और भी जुड़ी है प्रतिबाधा, कौन सी? ZR जुड़ी है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं Z3, या फिर ऐसे देखो Z2 प्लस ZR और Z3 अपॉन में क्या आ जाएगा? तीनों का योग आ जाएगा। तो लिख दिया। इसके यहाँ समान श्रेणी क्रम में कौन सी प्रतिबाधा जुड़ी है? देखो Z1 प्लस ZS। तो इसको क्या कर दिया? यहाँ पे निकाल दिया। अब मैंने यहाँ पे अपन ने यहाँ पे क्या कर लिया? कुल प्रतिबाधा निकाल ली कौन सी सर्किट से? इस वाले सर्किट से, ठीक है। अब अगर कुल प्रतिबाधा निकाल ली तो उसके बाद अपने को वेलोसिटी वोल्टता धारा निकालनी पड़ती है। तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा, ठीक है। धारा किस में निकालनी है? ये IS में। ये IS की धारा अपने को निकालनी है। तो क्या आ जाएगी IS की धारा? अगर या फिर धारा अपन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा। वोल्टा अपने पास है, यहाँ पे क्या है? E अपॉन में क्या कर देंगे? कुल प्रतिबाधा अपन ने निकाल रखी है ऊपर, तो इसको क्या कर दिया? यहाँ पे नीचे लिख दिया। अब मैंने क्या कर दिया? ये वाली टर्म को इस वाली टर्म से क्या कर दिया? देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वाली जो टर्म थी इसको क्या कर दिया? इस ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? यहाँ पे इक्वेशन नंबर दे दो इसको 1। अब अपन बात करते हैं परिपथ के फर्स्ट लूप में किरचॉफ के नियम से। ये कौन सा है? परिपथ का फर्स्ट लूप है, ठीक है। इसके अंदर अपन वही किरचॉफ के नियम से डायरेक्शंस निकालते हैं। तो सेकंड लूप स्टार्ट कहाँ से होता है जी? यहाँ से होता है। ये स्टार्ट करके ये यहाँ तक, यहीं तक तो है, यहीं से स्टार्ट होगा। ये यहाँ से आकर और यहाँ पे इसी बिंदु पे मिल जाएगा। तो वो क्या हो गया? अपना एक लूप बन गया। तो बात कर रहे हैं अपन फर्स्ट लूप के अंदर स्टार्ट कहाँ से होगा? देखो Z2 IR प्लस ZR IR। तो ये क्या लिख दिया? प्लस ZR IR। अब देखो अगर ये धारा यहाँ से आ रही है, यहाँ से आती है, तो ये धारा कहाँ चली जाएगी? नीचे की ओर जाएगी कि नहीं जाएगी? पर अपन बात किसकी कर रहे हैं? सेकंड लूप की बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड लूप के अंदर धारा कहाँ से स्टार्ट हुई? ये यूं जाके यूं आएगी, नीचे आएगी, फिर यूं आएगी, फिर कहाँ चली जाएगी? ऊपर की साइड जाएगी कि नहीं जाएगी? इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो क्या हो जाएगा? माइनस आएगा। अब एक बात और सुनो, यहाँ पे ये धारा IS यहाँ से निकलकर IR तक पहुँच गई, ठीक है। देखो उस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 माइनस 2 तो कितना बचा? 1 बचा कि नहीं बचा? अगर ये धारा IS यहाँ से प्रवाहित होकर IR के पास गई है तो आप लोगों को पता है कि ये अंदर भी डिवाइड हुई है। किसके साथ? Z3 के साथ। तो Z3 के साथ डिवाइड हुई है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें? IS माइनस IR। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया? देखो Z2 IR प्लस ZR IR, ये यहाँ से जाके Z3 धारा क्या लिख देंगे इसके साथ? IS माइनस IR, और ये वैल्यू किस में आएगी? माइनस में आएगी। अब आगे क्या किया? इस वाली टर्म को अंदर वाले से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से अपन ने क्या किया? IR कॉमन ले लिया। अपने पास बचा क्या? Z2 प्लस ZR
और प्लस Z3 बचा, इसको इक्वल में ले आए, इक्वल में क्या है माइनस इक्वल Z3IS, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, देखो यहाँ से अपन ने IR की वैल्यू निकाल ली, क्लियर है। IR की वैल्यू निकाली तब अपने पास क्या आया Z3IS अपॉन में ये वाली वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर दे दो 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 से IS की क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 के अंदर देखो अपने पास IS की वैल्यू है कि नहीं है, और इक्वेशन 2 के अंदर भी अपने पास IS है कि नहीं है। तो इक्वेशन 1 से IS की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 के अंदर क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब अगर पुट करेंगे तो अपनी इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो Z ये वाली टर्म से ये वाली टर्म चली गई, सेम सेम है कि नहीं है, तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो अपने पास क्या बचा Z3E, नीचे क्या बचा जो वैल्यू बची उसको अपन ने लिख दिया। ओके, यहाँ तक सब सही है। अब यहाँ वाली कंडीशन से देखना, मैं डायरेक्टली अपन मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ये वाली टर्म नहीं लेके आएंगे, ध्यान से देखना। ZS प्लस Z1 लिख दिया, चलो तो फिर यहाँ से Z2 Z1 ZS वाली टर्म को किससे मल्टीप्लाई किया, Z2 प्लस ZR वाली से, ये लो कर दिया, लिख दो कंप्लीट एक टर्म। हाँ जी, अब इस Z1 ZS को किससे मल्टीप्लाई किया, इस Z3 से, लिख दो यहाँ पे, ठीक है। क्या किया देखो, ये वाली टर्म है, अपन डायरेक्टली नहीं करेंगे क्योंकि अपने को एक आगे कुछ ऐसी टर्म चाहिए जो यहाँ से ही प्राप्त होगी, तो उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से प्राप्त नहीं होगी। तो ध्यान से देखना, इस Z1 प्लस ZS को एक बार अपन ने किससे मल्टीप्लाई किया, Z2 प्लस ZR से, ये लो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब Z1 प्लस ZS को इस Z3 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे लिख दिया, प्लस में ये वाली टर्म यूँ की यूँ लिख दी, क्लियर है। ओके, अब देखो Z2 प्लस ZR क्या हुआ, ये Z2 प्लस ZR को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रख दो, कहीं पे भी रख दो, चाहे इसको, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो Z2 प्लस ZR को यहाँ पे लिख दिया, ZS प्लस Z1 और ये प्लस में क्या है Z3 है कि नहीं है, ZS प्लस Z1 प्लस Z3, तो इसको एक पूरी टर्म बना के लिख दो, लिख दिया। बचा क्या अपने पास Z1 प्लस ZS और Z3, ये वाली टर्म यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने क्या कॉमन लिया, ZS Z1 Z3 कॉमन लेके यहाँ पे क्या किया, निकाल दिया। चलो ठीक है, तो फिर निकाल दिया। अगर इसको अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अपने पास क्या बचा, Z2 प्लस ZR लिख दिया, प्लस इसके नीचे किसका भाग किससे डिवाइड हो जाएगा, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्या अपन इस वाली टर्म को ऐसे लिख सकते हैं Z3E, इसको है तो फिर भी अपोन में, और यहाँ पे लिखा तो भी अपोन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z3E अपोन में क्या कर दिया, ये वाली टर्म इसके अपोन में यहाँ पे लिख दी। अभी भी फिलहाल ये इसके अपोन में ही है, अगर इसको यहाँ पे ऊपर ले जाके अपोन में लिख दे तो क्या गलत थोड़ी है, क्लियर है। इस वाली टर्म को यहाँ पे ऊपर ले जाके अपन ने अपोन में लिख दिया। नीचे क्या बचा अपने पास, Z2 प्लस ZR, ये क्या है, हाँ ठीक है, Z2 प्लस ZR और ये वाली टर्म बची, इसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर दे दी 3। ये अपन ने क्या निकाली, कौन सी धारा निकाली, यहाँ पे IR धारा निकाली। ऐसे ही अपन IR डैश धारा निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर EEQ निकालेंगे और ZEQ भी निकालेंगे। चलो अब अपन धारा निकालते हैं, यहाँ पे कौन सी, IR डैश। थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा लेंगे अपन कौन सी, IR डैश। थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा ले लेंगे अपन IR डैश। थेवेनिन परिपथ याद रखना, देखो थेवेनिन परिपथ मत भूल जाना, उसके वोल्टता किसके तुल्य होगी, EEQ के,
और जो वोल्टा अपन लगाएंगे ई ई क्यू, उसके श्रेणी क्रम में प्रतिबाधा जोड़ दोगे आप जेड ई क्यू। परिपथ हमेशा याद रखना थेवेनिन थ्योरम का। देखो थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा क्या है, निर्गत धारा क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पे आई आर डैश है। अब ये आप लोगों को याद रखना है कि थेवेनिन परिपथ बनता कैसे है, याद रख के चलना। ये यहाँ पे अपन ने कोई वोल्टा स्रोत जोड़ा, अब उस वोल्टा स्रोत तुल्य किसके होगी, ई ई क्यू के होगी। तो हमेशा याद रखना थेवेनिन परिपथ के अंदर वह जहाँ वोल्टा स्रोत जोड़ोगे वो इक्विवेलेंट करके जरूर लिखना। तो ई ई क्यू ये हो गया प्लस माइनस, और ई ई क्यू के श्रेणी क्रम में आप लोग जोड़ दोगे प्रतिबाधा, जिसको नाम दोगे आप जेड ई क्यू। क्लियर है? चलो जी, यहाँ पे आप हमेशा जोड़ देना जेड एल। ये लो जी, बात किसकी कर रहे हैं, ये कौन सा है अपना थेवेनिन परिपथ है, ठीक। धारा कौन सी है, आई आर डैश है। तो यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ए, और यहाँ पे पॉइंट है बी। धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है, अगर यहाँ वोल्टा स्रोत है तो वोल्टा स्रोत से धारा अगर इस वाले सर्किट से जा रही है तो यहाँ पे आएगी। तो इस डायरेक्शन को आप नाम दे दो आई आर डैश, ठीक है। अब इस परिपथ से अपने को ये आई आर डैश निकालनी है। क्या करना है, आई आर डैश निकालनी है। ध्यान रखना जब ये अगला बोल रहा है आपको कि थेवेनिन परिपथ में निर्गत धारा आई आर डैश है, तो परिपथ हमेशा याद रख के चलना कि जब भी अगर आप परिपथ के अंदर वोल्टा स्रोत जोड़ोगे वो इक्विवेलेंट जोड़ोगे ई ई क्यू, और वोल्टा स्रोत के श्रेणी क्रम में आप लोग जोड़ दोगे जेड ई क्यू, और यहाँ इसके निर्गत प्रतिबाधा आप जोड़ दोगे यहाँ पे जेड एल। ये अपना क्या बन गया, थेवेनिन परिपथ बन गया। चलो अब यहाँ से अपन निकालते हैं कुल प्रतिबाधा। आ जाओ, कुल प्रतिबाधा निकालोगे तो देखो यहाँ पे प्रतिबाधा कितनी जुड़ी है, अरे भाई एक ही तो जुड़ी है जेड ई क्यू। तो क्या एक कैसे जुड़ी है, दो जुड़ी है, एक तो निर्गत प्रतिबाधा है और एक ये प्रतिबाधा है। तो क्या हो जाएगा जेड ई क्यू प्लस जेड एल। ये लो, अगर कुल प्रतिबाधा निकाल ली तो अब अपने को क्या चाहिए, धारा चाहिए। कौन सी, आई आर डैश। धारा अगर निकालनी है तो कैसे हो जाएगा, वही पीछे वाली प्रोसेस के अकॉर्डिंग वोल्टा अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो चलो यहाँ पे आई आर डैश अपने को निकालनी है, इक्वल में क्या आ जाएगा ई ई क्यू। वोल्टा तो यही है अपने पास, ठीक है। कुल प्रतिबाधा अपन ने क्या निकाली थी, जेड ई क्यू प्लस जेड एल। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज देखो, माना जेड एल इक्वल अपन यहाँ पे जेड मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान ले, जेड एल इक्वल अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, जेड मान लेते हैं। ये लो जी, ओके। चलो ये अपने पास क्या आ गई, कुल प्रतिबाधा आ गई, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर आप लोग दे दो, कितने, 4। चलो जी, अब अपन निकालते हैं परिपथ में निर्गत टर्मिनल खुला रखने पर। ये तो अपन ने क्या कि थेवेनिन परिपथ से धारा क्या निकाली है, क्या निकाली, कुल प्रतिबाधा धारा आई आर डैश निकाल ली, ठीक है। अब अपन बात करते परिपथ में निर्गत टर्मिनल खुला रखने पर। चलो परिपथ में निर्गत टर्मिनल खुला रखने पर, निर्गत टर्मिनल खुला रखने पर, निर्गत टर्मिनल खुला रखोगे तो यहाँ से जेड एल हटके क्या आ जाएगा, ई ई क्यू। चलो परिपथ बनाते हैं। आ जाओ जी, ये लो, ऐसे कुछ परिपथ था अपना।
क्या बोल रहा है, निर्गत टर्मिनल को खुला रखेंगे, ठीक है, निर्गत टर्मिनल को खुला रखोगे तो यहाँ पे वोल्टा स्रोत जोड़ दो जिसको आप क्या कहोगे, ई कहोगे, ओके जी। और यहाँ पे एक ये लो, निर्गत टर्मिनल खुला रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ई क्यू। क्यों लिख रहे हैं भाई अपन यहाँ पे निर्गत टर्मिनल खुला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, ई क्यू की वैल्यू की ज़रूरत है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या किया, ये देखो यहाँ पे भी छोटी सी प्रतिबाधा है, भूल जाते हैं, ZS, Z1, Z2 और Z3, ठीक है। यहाँ पे धारा कौन सी है, आई है। चलो जी, ये अपन ने क्या किया, निर्गत टर्मिनल को खुला रख दिया। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, ई क्यू की वैल्यू निकालेंगे। चलो तो फिर निकाल देते हैं। यहाँ स्रोत के कारण प्रवाहित धारा, इस स्रोत के कारण प्रवाहित धारा कौन सी है, आई है, तो आई निकालेंगे तो आपको वो पता है कि कैसे निकलते हैं, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। वोल्टता क्या आ जाएगी, यहाँ पे धारा निकालनी है, कुल धारा निकालनी है, तो आई इक्वल क्या आ जाएगा, वोल्टता अपॉन कुल प्रतिबाधा। तो क्या आ जाएगा, इस परिपथ के अनुसार धारा देखो आई है, सॉरी वोल्टता क्या है, ई अपॉन कुल प्रतिबाधा, जोड़ दो कुल प्रतिबाधा को, क्या है ZS, Z1 और Z2, ठीक है। कौन कौन सी है, Z1, Z2, सॉरी ZS, Z1 और Z2, ZS प्लस Z1 प्लस Z2, इसको इक्वेशन नंबर दे दो 5। यहाँ ZS के सिरों पर वोल्टता क्या है, यहाँ सॉरी Z3 के सिरों पर वोल्टता क्या है, EEQ है, EEQ होगी कि नहीं होगी, तो क्या कर दोगे आप लोग, पर Z3 के साथ भी धारा है, देखो आई है, ध्यान से सुनो, जल्दबाजी नहीं करना, ये थेवेनिन थ्योरम है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। देखो ये जो Z3 है, इसके समांतर में कौन जुड़ा है, या इसके सिरों पर वोल्टता क्या है, Z3 के सिरों पर वोल्टता क्या है, EEQ है। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, Z3I इक्वल EEQ, या फिर इसको ऐसे लिख दो, EEQ इक्वल Z3I, ये लो। अब समीकरण 3 कहाँ गई, अरे भाई समीकरण 3 तो भगा दी अपन ने, सॉरी समीकरण 5। समीकरण 5 में अपने पास I की वैल्यू है और इसके अंदर भी क्या है, I है, तो वैल्यू पुट कर दो, चलो आ जाओ, EEQ इक्वल क्या आ जाएगा, Z3E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z2, ये लो जी, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, EEQ की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या निकालना है, ZEQ निकालना है, क्या निकालना है, ZEQ निकालना है। धारा IR आ गई, धारा IR डैश आ गई और EEQ की वैल्यू आ गई। अब अपने पास एक वैल्यू बची है किसकी, ZEQ की, वो अपने को वैल्यू निकालनी है। तो ZEQ ज्ञात करने के लिए स्रोत को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करना होगा। ये जो स्रोत बनाया है इसको अपन किससे प्रतिस्थापित कर देंगे, आंतरिक प्रतिबाधा से, और निर्गत टर्मिनल के खुले सिरों पर अपन क्या करेंगे, ZEQ अपने को प्राप्त हो जाएगी। ये जो पूरा टर्मिनल है या जो पूरा परिपथ है इसको अपन आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देंगे। आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने का मतलब यहाँ पे कोई भी वोल्टा स्रोत नहीं लगेगा। क्या होगा, आंतरिक प्रतिबाधा का मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी वोल्टा स्रोत नहीं लगेगा और इसके खुले सिरों पर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगी, ZEQ। तो देखो आ जाओ, ये लो, आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर देते हैं अपन इसको। कहने का मतलब ये लो जी, हाँ जी, ये कितनी है, Z1, Z2 और ये Z3, और इसको क्या नाम दिया था, ZS।
तो यहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, जेड ई क्यू। ये लो जी, क्या हेडिंग लिखी थी यहाँ पे, इस पूरे परिपथ को आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करने पर, आंतरिक प्रतिबाधा का प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है कि कोई भी इस परिपथ के अंदर वोल्टेज स्रोत नहीं लगेगा। तो चलो अब अपने को यहाँ से क्या निकालनी है, प्रतिबाधा निकालनी है, टोटल प्रतिबाधा निकालनी है। आप लोगों को पता है कि कुल प्रतिबाधा जब निकालते हो तो कैसे निकालोगे, देखो Z3, ठीक है, ये वाला पूरा टर्म बनेगी, ये पूरा वाला लूप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और ये इसके क्या आ गया, समांतर क्रम में आ गया। तो क्या अपन इसको ऐसे लिख दें, ZS प्लस Z1 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, Z3। चलो तो लिख दो फिर, ZS प्लस Z1 मल्टीप्लाई Z3, या फिर देखो इसको थोड़ा सा साइड में लिख दो आप लोग। चलो भाई, अरे भाई ये प्रतिबाधा निकालनी तो आती है क्या, कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ और आप लोग चल रहे हो, किसी को भी समझ में नहीं आती है प्रतिबाधा निकालना या कुल प्रतिबाधा निकालना या धारा निकालना, तो आप लोग पूछ सकते हो, आराम से पूछ सकते हो, बिना झिझक के पूछ लेना। ये इलेक्ट्रॉनिक से अगर एक भी चीज़ आप लोगों को नहीं आई तो यूँ मान लेना वो पूरा डेरिवेशन आप लोगों से नहीं होने वाला है। तो देखो ZEQ अपन निकाल रहे हैं, इस लूप के अंदर निकाल रहे हैं, तो ZS और Z1 दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ZS प्लस Z1। इसके समांतर क्रम में कौन सा जुड़ा है, Z3, तो यहाँ पे लिख दो, अपॉन में क्या आ जाएगा, ZS प्लस Z3 प्लस Z1। और इस वाले पूरे परिपथ के श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा है, Z2 जुड़ा है, तो उसको क्या कर दोगे भाई साहब, आप यहाँ पे लिख दो और इसको इक्वेशन नंबर दे दो 7। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3, आप लोगों ने इक्वेशन 3 निकाली थी, क्या निकाला था, इक्वेशन 3। देखो छोड़ो इक्वेशन 3 को, लिखो आप तो पहले IR डैश की वैल्यू निकाली थी, IR की वैल्यू निकाली थी, सॉरी हाँ, वो ऐसे कुछ था, Z3E अपॉन में क्या थी, देखो ZS Z1 क्या था, ZS Z1 और Z3 था, यही था, ZS Z1 Z3 था। देख लेना आप लोग क्या था और क्या नहीं था। और इसके अपॉन में क्या था, ZR प्लस Z2, अरे यहाँ पे लिख दो भाई लोगों, ठीक, अपॉन में क्या था, Z1 प्लस ZS Z3, और इसके अपॉन में क्या था, Z1 ZS Z3, Z1 ZS प्लस Z3। ये लो जी, अब देखो इक्वेशन 3 से क्या है, इक्वेशन 3 से अपन क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू देखो, इक्वेशन 3 ये थी अपने पास IR, तो चलो समीकरण 6 व 7 से क्या कर देंगे, मान रख देंगे, किसमें, इक्वेशन 7 में 6 व 7 से मान रख देंगे, किसमें, इस इक्वेशन से। एक चीज देखो, इक्वेशन 6 देखो, Z3E अपॉन ZS Z1 Z2, ये देखो Z3E अपॉन ZS Z1, यहाँ पे क्या हो गया, ये Z3 होना चाहिए ना, अच्छा पहले वाली इक्वेशन क्या थी, अरे भाई 2 था कि 3 था कि क्या था यहाँ पे, ZS Z1, अरे बावड़ो यहाँ पे 3 है भाई, ये देखो 3 है इक्वेशन 6 में। क्या किया अपन ने, EEQ निकाला है ना, अच्छा EEQ निकाला है, तो क्या किया, Z3E हाँ अपॉन E ZS Z1, अरे भाई यहाँ पे 3 आएगा देखो,
हाँ मिस्टेक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब देखो इक्वेशन 6 Z3E अपॉन ZS Z1 Z3 और ये क्या है Z3E ZS Z1 Z प्लस Z3, तो क्या अपन इसको EEQ लिख सकते हैं? चलो लिख दो EEQ अपॉन ये वाली देखो इक्वेशन आप लोग Z2 ये रहा Z2 है Z3 ZS Z1 अपॉन में ZS Z3 Z1 Z1 ZS Z3 सेम सेम है, तो क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ZEQ प्लस ZR लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्वेशन 6 एंड 7 से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो फिर से देखो एक बार इक्वेशन 3 देखो अपने पास क्या आई थी, IR की वैल्यू ये वाली ही है और इक्वेशन 6 के अंदर जब अपन ने EEQ निकाला था तो वहाँ पे क्या टर्म आई थी Z3E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3 है, तो क्या अपन इसकी जगह EEQ को पुट कर दें? ये लो भाई साहब पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से ZR एक ऐसी वैल्यू है जो इस वाली इक्वेशन के अंदर नहीं है, तो ZR को क्या कर दो यहाँ पे लिख दो या उधर लिख दो इधर लिख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये पूरी वैल्यू किसकी हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ZEQ की हो गई, तो इसको अपने क्या कर दिया यहाँ पे पुट कर दिया, तो अपने पास इक्वेशन क्या बन गई IR इक्वल EEQ अपॉन ZR प्लस ZEQ। ये लो जी, यही अपनी क्या है। अब देखो इक्वेशन 4 और इक्वेशन सॉरी यहाँ पे R मानना चाहिए था लो जी, ठीक है। अब इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 8 को देखो आप लोग, दोनों सेम सेम है या नहीं है? मैडम सेम सेम है ये दोनों, तो अगर ये दोनों सेम सेम है तो अपन ने अपनी थेवेनिन थ्योरम जो है वो क्या है, सत्य है। अगर इक्वेशन 4 एंड 8 सेम है तो थेवेनिन थ्योरम क्या है, अपनी सत्य है। ठीक है साहब, चलो तो फिर अब आगे बात करते हैं अपन अपनी नॉर्टन थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम अपनी आती है नॉर्टन थ्योरम। अब देखो भाई साहब कितनी जल्दी करें कितनी जल्दी ना करें, इतनी स्पीड से चल रहे हैं फिर भी ये इतना रह जाता है। चलो जी बात करते हैं अपन अपने नॉर्टन थ्योरम की। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी नॉर्टन थ्योरम। चलो देखो जी, थेवेनिन थ्योरम का मतलब क्या था कि उसके वोल्टा स्रोत जो लगा था उसके श्रेणी क्रम में ZEQ लगा था कि नहीं लगा था, प्रतिबाधा लगी थी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ही अपन द्विटर्मिनल जाल लेंगे। ये लो समझा देते हैं, कल बात करेंगे इसके बारे में। और इसके निर्गत सिरों पे भी कौन सी प्रतिबाधा लगी है, ZL लगी है। ठीक है, इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। ये कौन सा है अपना द्विटर्मिनल जाल है, सॉरी समझते हो आप। अब इसी द्विटर्मिनल जाल से अपने को क्या करना है, नॉर्टन परिपथ बनाना है। नॉर्टन परिपथ बनाएंगे तो यहाँ पे क्या जोड़ देंगे अपन, कोई धारा स्रोत जोड़ेंगे। थेवेनिन थ्योरम के अंदर वोल्टा स्रोत जोड़ा था, नॉर्टन थ्योरम के अंदर क्या जोड़ेंगे, धारा स्रोत जोड़ेंगे। और धारा स्रोत के समांतर क्रम में क्या जोड़ दोगे आप, प्रतिबाधा जोड़ दोगे, जिसको क्या कहोगे ZEQ। ठीक है, जिसको क्या कहोगे ZEQ। और बाकी की यहाँ पे तो निर्गत प्रतिबाधा पहले से ही लगी है। ये लो जी, ठीक है, इसको आप क्या बोल दोगे IEQ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये पॉइंट अपना A और ये पॉइंट अपना है B। कुछ भी नहीं किया है। थेवेनिन थ्योरम के अंदर यहाँ पे वोल्टा स्रोत जुड़ा था, उसके श्रेणी क्रम में कौन जुड़ा था, प्रतिबाधा जुड़ी थी। क्लियर है। बात कर रहे हैं नॉर्टन थ्योरम की। नॉर्टन थ्योरम के अंदर इसके यहाँ पे कौन सा जुड़ जाएगा, धारा स्रोत जुड़ेगा। धारा स्रोत के समांतर क्रम में कौन जुड़ जाएगा,
प्रतिबाधा जुड़ जाएगी, वो ही अपनी क्या है, नॉर्टन थ्योरम है। नॉर्टन की प्रमेय धारा स्रोत और प्रवेशकता तुल्य परिपथ है। देखो चलो अब अपन क्या करेंगे, कुछ भी नहीं है, बस सेम चीजें हैं। नॉर्टन परिपथ से प्रवाहित धारा IR है। चलो अपन नॉर्टन परिपथ बनाते हैं। देखो थ्योरी है, थ्योरी कुछ नहीं है, बस सेम थ्योरी है। देखो इसको इसके प्रतिबाधा समांतर क्रम में जोड़ दो, ये लो। इस क्या बोल रहा है, नॉर्टन परिपथ से प्रवाहित धारा, निर्गत धारा क्या है यहाँ पे, IR डैश है। चलो जी IR डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टा स्रोत जोड़ दिया, और यहाँ पे क्या जोड़ दोगे आप लोग, ZL। चलो तो फिर ये लो जी, जोड़ दिया। इसको आप क्या बोल दोगे, यहाँ पे क्या होगा आपकी IQ, और ये क्या है ZEQ। और बोल क्या रहा है, देखो धारा क्या हो जाएगी, IR डैश। ठीक है, परिपथ के प्रथम लूप से। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये धारा यहाँ से निकलकर IEQ जा रही है और यहाँ IR जा रही है, तो यहाँ पर कौन सी धारा प्रवाहित हो जाएगी, IEQ माइनस IR डैश प्रवाहित होगी कि नहीं होगी। चलो तो परिपथ में प्रथम लूप में किरचॉफ का नियम लगा देते हैं। ठीक है, आ जाओ तो लगाते हैं। तो फिर IR डैश ZL। ठीक है, प्रथम लूप कौन सा हो गया, ये वाला, IR डैश ZL प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस Q, यहाँ से धारा जा रही है, ये ऊपर की ओर जाएगी, ये नीचे की ओर आ रही है, तो क्या नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, IR डैश ZL माइनस क्या हो जाएगा, ZEQ, IEQ माइनस IR डैश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इक्वल में क्या है, 0 है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, IR डैश ZL माइनस ZEQ IEQ माइनस ZEQ IR डैश आ गया इक्वल 0। यहाँ से IR डैश कॉमन ले लो तो आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, ZL माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ZEQ, सॉरी ये प्लस का होगा भाई, ये देखो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इक्वल में इसको बाहर ले लो, IEQ ZEQ और IEQ। ठीक है, अब यहाँ पे IR डैश की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, निकालो IR डैश की वैल्यू, ZEQ IEQ अपॉन ZL।